हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है CS RP मिथुन जायसवाल। हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का एक धमाकेदार रिवीजन, जिसके अंदर हम देख रहे हैं गाला पेपर में हमने सेक्शन ए पांचों पेपर के देख लिए, सेक्शन बी एक्सेप्ट छठे पेपर के अलावा बाकी सब देख चुके हैं। अगर नहीं दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दे रखी है, आपके सिंपल मतलब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप इजी वे में वहां पे जाके देख सकते हैं। या तो आप अगर फर्स्ट टाइम आए हो प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे गाला इकोनॉमिक्स पेपर में जाओ, वहां पे सारे पेपर्स आपको लाइन से मिल जाएंगे। ओके, तो आज हम करेंगे सेक्शन बी, कौन सा? पेपर नंबर 6। तो चलो शुरू करते हैं हमारा पेपर नंबर 6। ओके बेटा, पेपर नंबर 6 के अंदर सेक्शन बी क्या बोल रहा है? सेक्शन बी बोल रहा है कि मेंशन द फुल नेम ऑफ नासो एंड CMFI। बेटा जी, नासो का फुल फॉर्म क्या होता है? बेटा नासो का फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। CMFI का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी को मॉनिटर करने वाला सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। एंड नासो क्या था? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर टू द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। ये कौन से इकोनॉमिस्ट ने बोला था कि इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर टू द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम? तो ये हमारे बोला था हंसेन भाई ने, हैंसेन। तो आपको इसके अंदर कैसे याद रखना है? आपको इसको ऐसे याद रखना है कि ये ये हंसा नेशनल इनकम ग्रो हो रही है, तू भी ग्रो हो जा। इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, नेशनल इनकम ग्रो करिए, तू भी ग्रो कर ले। तो ये किसने बोला था? हंसेन ने दिया था, प्रोफेसर हंसेन। ओके, नेक्स्ट। आफ्टर 1962 what was the percentage of total deposit determined by the RBI as a CRR? CRR क्या होता है? CRR होता है हमारा कैश रिजर्व रेशियो। ओके, यहाँ पे CRR का रेशियो क्या था हमारा? CRR का रेशियो था इज बिटवीन 3% to 15%। कितना? 3 से 15% ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ इंडिविजुअल बैंक। तो जितने भी इंडिविजुअल बैंक है उसके बाद जो टोटल डिपॉजिट आता है ना, टोटल डिपॉजिट, उसका कितना परसेंट रखना है? 3 से 15%। क्या रखना है? CRR कितना? 3 to 15%। ओके। What is called schedule bank? क्या है? What is called schedule bank and which bank are included in? बेटा जी, schedule bank का मतलब क्या होता है? तो those companies which are listed in the second schedule of RBI Act 1934, जितनी भी कंपनीज, ये जो बैंक्स वगैरह होती हैं, जितनी भी बैंक्स, वो कहाँ पे है? सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI के अंदर है। कहाँ पे? सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट। याद रखना, पहले RBI एक्ट आया था, उसके बाद RBI एस्टेब्लिश हुआ था। RBI एक्ट कब आया था? 1934। RBI कब आया था? 1935। RBI नेशनलाइज कब हुआ था? 1949। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो सारी बैंक जो 1934 के अंतर्गत सेकेंड शेड्यूल में रजिस्टर है, लिस्टेड है, उस सारी बैंक को हम बोलेंगे शेड्यूल बैंक। कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक आर इंक्लूडेड इन द शेड्यूल बैंक। कौन कौन सी बैंक्स हैं? कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल बैंक। ओके, व्हाट इज एब्सोल्यूट पुअर्टी एंड व्हाट इट इज अदर नेम? भाई एब्सोल्यूट पुअर्टी क्या होता है और उसका अदर नेम क्या है? तो एब्सोल्यूट पुअर्टी का नाम मतलब होता है द पॉपुलेशन लिविंग द इनकम, द पॉपुलेशन हैविंग इनकम, ऐसी पॉपुलेशन जिसकी इनकम और एक्सपेंडिचर क्या है? बिलो द पुअर्टी लाइन है, जिसकी जो इनकम या तो एक्सपेंडिचर किसके कम है? पुअर्टी लाइन से कम है। मतलब बेटा जी, पुअर्टी लाइन क्या होता है? यहाँ पे आपकी इनकम, आपकी बेसिक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो आप खर्चा करते हो, या तो उसके लिए जो इनकम अर्न करे, उसकी एक लाइन ड्रॉ की जाती है कि भाई इतना तो आपकी इनकम होनी चाहिए। अगर आप ये जो पुअर्टी लाइन ड्रॉ की है, उसके बिलो में अगर आपकी इनकम फॉल हो रही है, तो आप बोले जाओगे एब्सोल्यूट पुअर। क्या बोले जाओगे? एब्सोल्यूट पुअर। ओके, इसका और दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है कंप्लीट
कंप्लीट पुअर्टी। क्या नाम है? कंप्लीट पुअर्टी। तो एब्सोल्यूट पुअर या तो कंप्लीट पुअर्टी क्या होता है? मतलब बता दिया, पॉपुलेशन जिनकी इनकम या तो एक्सपेंडिचर किससे कम है, बिलो द पुअर्टी लाइन, उसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्युटली पुअर, जिसको और क्या बोला जाता है? कंप्लीटली पुअर। ओके। When was Prime Minister Agriculture Irrigation Program? Prime Minister Irrigation Agriculture Irrigation Program PMAIP स्टार्टेड, उसका स्लोगन क्या था? बेटा जी नाम से ही मालूम पड़ रहा है ये एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोग्राम है। क्या है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो ये प्रोग्राम स्टार्ट कब हुआ था? तो इसको याद रखना पड़ेगा। वो स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 2015 में। कब हुआ था? 1 जुलाई 2015 में। लेकिन इसका स्लोगन क्या था? वाटर टू एवरी फील्ड, हर एक फील्ड को वाटर मिले। इरिगेशन प्रोग्राम है, मतलब क्या है? इरिगेशन कब होगा? जब वाटर मिलेगा। तो वाटर टू एवरी फील्ड। ओके ओके। मैं इससे पहले आगे चलूं, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले थैंक यू सो मच। आपके बड़े ही अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं हमको, और बड़ा कमेंट के अंदर अच्छा लगता है जब आप लिखते हो कि सर बहुत मजा आ रहा है, सब बढ़िया तरीके से समझ आ रहा है, सर 1 नंबर तैयारी हो रही है, सर मैं भी 90 प्लस लाऊंगा। ये कमेंट पढ़ के हमको रियली दिल से बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और अगर आपको भी हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हर एक वीडियो में खाली एक छोटा सा आपसे फेवर लेंगे, थैंक यू लिख दिया करो। इससे क्या होता है, सामने वाले को और भी मोटिवेशन मिलता है। जैसे मुझको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि चलो और दूसरा वीडियो बनाते हैं, और एक और वीडियो बनाते हैं, और जिससे क्या होगी, आपकी तैयारी और बेहतर होती जाएगी। ठीक है, तो चलो बेटा जी, थैंक यू सो मच लिखने के लिए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक करो, उसके ऊपर कमेंट जरूर से लगो। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, या तो आपको कोई वीडियो से कुछ चाहिए कि सर ये वाली प्रॉब्लम, या तो ये वाले चैप्टर का रिवीजन करवा सकते हो, ये वाले का एक 1 शॉट बना सकते हो, तो वैसे भी आप कमेंट लिख सकते हो। मैं उसको भी आपको क्या करूंगा, उसका भी वीडियो बना के दूंगा, ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो। चलो तो आते हैं हमारे वापस से स्क्रीन के ऊपर। और बस एक और चीज बोलूंगा, आप अगर सीए फाउंडेशन के लिए तैयारी करना चाहते हो, सीए करना चाहते हो, विचारो, तो फरवरी एंड यहाँ पे जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम खत्म होंगे, उसके 2 दिन के बाद ही सीए का कोर्स चालू हो जाता है। साल में 3 बार एग्जाम्स होती है। अगर आप सोच रहे हो कि सर मेरे को तो सीए ही करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स ही करना है, तो उसकी एग्जाम के लिए आप कब आओगे, कब एप्लीकेबल होगे? सितंबर के लिए। सितंबर में पहला आपका एग्जाम ड्यू होती है, और सितंबर के लिए हमको अप्रैल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्च में हमारी क्लासेस चालू हो जाएगी। अप्रैल के पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, 4 महीने के अंदर हम कोर्स कंप्लीट करवाते हैं, और उसके बाद चलता है आपके टेस्ट और रिविजन्स। तो सोच रहे हो तो जरूर से मेरे को कमेंट में लिखना कि सर आई वांट टू डू सीए। आप चाहो तो यहाँ पे मेरे को हमारे जो क्लासेस है, श्रीधर इंस्टीट्यूट, न्यू चांदखेड़ा, सरजू अरीना, वहां पे पर्सनल मिलने भी आ सकते हो। क्लासेस क्या होता है, हमारे जो फैकल्टीज जो जबरदस्त होती है, नोट्स देते हैं, उसके साथ साथ जो फीस होती है वो भी काफी रिजनेबल होती है। तो सभी एंगल से बहुत आपको फायदा मिलेगा, दैट आई कैन गारंटी यू। चलो बेटा, तो आते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो हम कौन से क्वेश्चन पे थे? हम थे क्वेश्चन नंबर 27 पे। व्हाट इज कैश क्रॉप? बेटा कि 2 प्रकार की क्रॉप होती है, एक होती है कैश क्रॉप, और एक होता है फूड क्रॉप। कैश क्रॉप एंड व्हाट इज एग्जांपल ऑफ इट? देखो, नॉन फूड ग्रेन इज नोन एज कैश क्रॉप। तो जो फूड नहीं है उसको आप क्या बोलोगे? कैश क्रॉप बोलोगे। डिफरेंट ऑयल सीड, जैसे इसके एग्जांपल कौन से हैं? ऑयल सीड्स, शुगर केन, रबर, कॉटन, जूट। बेटा ये किसके काम में आती है? ये हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के यूज में भी आती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कैश क्रॉप बोला जाता है। तो नॉन फूड ग्रेन, उसको हम क्या बोलेंगे? कैश क्रॉप। और इसके कुछ एग्जांपल कौन सा? ऑयल सीड, शुगर केन, रबर, कॉटन, जूट, इसको भी हम किस में काउंट करते हैं? कैश क्रॉप में काउंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, when does the value of Indian currency increase and decrease? बेटा जी इंडियन जो रुपीज है वो कब इंक्रीज होती है और कब डिक्रीज होती है? सर रुपीज की वैल्यू का इंक्रीज, मेरी तो पास जो 10 रुपए था वो आज के दिन पे ही 10 रुपए ही है, वो 8 रुपए नहीं हुआ। अरे
बेवकूफ इंसान, यहाँ पे बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी को लेके हमारी रुपी करेंसी बढ़ रही है कि घट रही है। सर समझ में ही नहीं आया, कुछ थोड़ा डिटेल समझाऊंगा। देखो, और राइज इन द एक्सचेंज रेट जब क्या होता है, देखो उल्टा होता है, समझना, बच्चे कंफ्यूज हो रहते हैं इसके अंदर। जैसे कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है ये बहुत पहले का है, अभी का एक्सचेंज रेट 85 चल रहा है, हम एज्यूम करते हैं कि अभी का एक्सचेंज रेट 60 रुपए। तो अभी का जो एक्सचेंज रेट है 60 रुपए, मतलब हमको अगर $1 खरीदना हो तो कितना देना पड़ेगा, 60 रुपीज देना पड़ेगा। अब अगर डॉलर का प्राइस क्या हो जाता है 65 रुपीज पर डॉलर, मतलब अब अगर डॉलर को बाय करना हो, अब अगर डॉलर को बाय करना हो तो कितने रुपए देना पड़ेगा, 65 रुपए देना पड़ेगा। बेटा जी डॉलर तो एक ही मिल रहा है, लेकिन पहले उसके देने पड़ते थे 60 रुपए, अब देने पड़ रहे हैं 65 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डॉलर मजबूत हुआ है और रुपए वीक हुआ है। जब हमको वही चीज के ज्यादा प्राइस देने पड़ते हैं ना, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ गई है। देखो एक सिंपल से, यहाँ पे सपोज एक घर है और ये घर के अंदर 1 2 3 और ये किचन, ठीक है, 3 किचन हॉल और 2 रूम है और एक हॉल है, 2 रूम। इसकी वैल्यू कितने थी पहले, सपोज 1 साल पहले ये 50 लाख में अवेलेबल था, कितना, 50 लाख में। लेकिन अभी ये जो घर है, ये होम है, अभी कितने में मिल रहा है, ये मिल रहा है 60 लाख में। मतलब घर तो वही का वही था, पहले 50 लाख में मिल रहा था और अब 60 लाख में मिल रहा है। इसका मतलब घर की वैल्यू क्या हो गई, घर की वैल्यू मैं बोलता है कि प्रॉपर्टीज के भाव बढ़ गए, समझे ना, प्रॉपर्टीज के भाव बढ़े, इनडायरेक्टली रुपीस की वैल्यू क्या हुई है, डाउन हुई है। वैसे ही क्या होता है, डॉलर के भाव बढ़ गए, डॉलर के भाव बढ़ गए, मतलब वही डॉलर जो हम 60 रुपए में खरीदते थे, अब वही $1 को खरीदने के लिए 65 रुपए देना पड़ेगा। मतलब हमारी जो करेंसी है वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है, ठीक है। तो राइज इन द एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि रुपीस का कम होना। ओके, उसका उल्टा व्हेन द एक्सचेंज रेट क्या होता है, फॉल्स होता है, मतलब हमको $1 के लिए पहले 65 रुपए देने पड़ते थे, वहीं पे अब $1 के सिर्फ 62 रुपए देने पड़ते हैं, मतलब हमारे 3 रुपए बच गए ना, मतलब रुपए क्या हुआ, मजबूत हुआ है। तो जब एक्सचेंज रेट फॉल होता है तो रुपी क्या होता है, रुपीस की वैल्यू बढ़ती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर द कॉटेज इंडस्ट्री। बेटा जी कॉटेज इंडस्ट्री क्या है, उसके 2 एग्जांपल दो। तो यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब ऐसे छोटे छोटे लघु उद्योग जिसके अंदर क्या होता है, जहाँ पे घर पे बैठ के ही औरतें, जैसे आपने देखा होगा पापड़ की दुकान होती है या तो खाखरे की दुकान होती है, वहां पे इंदुबेन खाखरा वाला, यहाँ पे आपने नाम सुना होगा ना इंदुबेन खाखरा वाला का। अब तो बहुत सारी बैन आती है घर, वहां पे लिखा होता है गृह उद्योग। गृह उद्योग मतलब ये घर से चलाते हैं, कुछ लेडीज से, आजू बाजू की जो लेडीज है वो आ जाती है और मिलके क्या करती है, अचार पापड़ का धंधा करते हैं। जैसे आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में माधवी देखा हुआ, तो वो भी तो क्या करे, दिस इज अ फैमिली मेंबर, जिसमें कौन है, तो भिड़े क्या कर रहा है, डिलीवरी कर रहा है, ठीक है। माधवी क्या बना रही है, पापड़ बना रही है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री मेनली रन बाय द फैमिली मेंबर्स विद द हेल्प ऑफ सिंपल इक्विपमेंट, मतलब उनके पास कोई ऐसा कोई बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती, सिंपल इक्विपमेंट होते हैं। नेग्लिजिबल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मशीन, इन्वेस्टमेंट, 3 चीज का यूज नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं होता, मशीन का यूज नहीं होता और इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है, बहुत कम यूज होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, उस सारी इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। तो कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, फैमिली वाले यूज करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, मशीनरी कम, फिर मनी कम, और दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट कम होगा, मशीन कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज सबसे कम होगा। इसके एग्जाम्पल कौन से है, खादी, पापड़, खाखरा, तो ये सब क्या है, और ये सब है हमारे कॉटेज इंडस्ट्रीज के एग्जांपल। ओके, एक वो सेंटेंस था, अगर आपने हर्षद मेहता 1992 स्कैम मूवी देखी हो तो बोलता है कि एक गुजराती की लाइफ से खाकरा और लोचा नहीं निकाल सकते हैं, तो ये खाकरा। ओके चलो, तो व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन मेकिंग द लीफ पेस्ट इन दशपर्णी अर्क, ये कौन सा चैप्टर नंबर 12 का है। तो यहाँ पे व्हाट क्या नहीं करना चाहिए जब आप क्या बना रहे हो, लीफ का पेस्ट बना रहे हो इन दशपर्णी अर्क। तो दशपर्णी अर्क होता है जिसका पेस्ट बनाते हैं, उसमें क्या नहीं करना आपको, तो आपको क्या नहीं करना, आपको सन
को हीट होने से बचाना है व्हाइल मेकिंग द बर्निंग अर्थ। ठीक है, क्या नहीं करना आपको, सन को की रे से बचाना है, सन हीट से बचाना है। ओके, तो यहाँ पे बेटा जी, यहाँ पे हमने एक मस्त वाला क्या किया, 1 से लेके 6 तक के सारे 1 सेंटेंस क्वेश्चन कर दिए। आई होप आपको मजा आया होगा पढ़ के। मैं वापस से बोलूं, 1 क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से करने, जो बुक्स में दिए हैं वो भी सारे अच्छे से करने हैं, और ये जो काला है उसका भी अच्छे से करने हैं, क्योंकि ये जो 30 नंबर होते हैं बहुत रोकड़ा मार्क्स होते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम लगता है, लेकिन इसके अंदर फुल में से फुल चांसेस बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो चलो कुछ मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मजे भी करते रहिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलो बाय बाय।